हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष क्रिया का टॉपिक लेकर। और क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण आता है, जहाँ पर भी सामान्य हिंदी आती है, वहाँ एक क्वेश्चन क्रिया से पूछ लिया जाता है। ये क्रिया कहने को तो बहुत ही सिंपल है। क्रिया क्या होती है, आप ये कहें कि थर्ड क्लास से ये पढ़ते हुए आए हो कि क्रिया क्या है, लेकिन कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हमें बहुत ही गहराई से जानना होता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन सा एग्जाम्पल किस क्रिया का उदाहरण होता है। दोस्तों, विश्वास दिलाती हूँ यदि आपने क्रिया की ये बनने वाली क्लासेज देखते हो, 2 क्लासेज क्रिया के ऊपर मैं लेकर आई हूँ आपके समक्ष। अगर दोनों क्लासेज आप देखते हो तो क्रिया से कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि जितने आसान तरीके से मैंने क्रिया आपको पढ़ाई है, इतने आसान तरीके से शायद ही किसी ने पढ़ाई होगी। तो आइए हम देखते हैं क्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि जो क्रिया है ये होती क्या है। देखिए, दो क्रिया जानने से पहले एक हमारे सामने आता है, एक आता है शब्द और एक आ जाता है पद। दोस्तों, शब्द और पद में क्या अंतर होता है ये जाने हम। शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। जैसे मैं ये कहती हूँ, मैंने लिखा खाना। ये जो खाना है ये एक शब्द है और इस शब्द को क्या कहते हैं, क्रियापद कहते हैं, है ना। जैसे मैं खाना से चलो नहीं समझ पाए तो लिख देती हूँ खाया। जो खाया शब्द है ये एक क्रिया शब्द है, इसे शब्द कहते हैं क्योंकि शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और खाया शब्द लिखा, इसमें 2 वर्ण हैं और इन वर्णों को जब आपस में मिला दिया गया तो एक सार्थक शब्द बन गया है, जिस शब्द का अपना कोई अर्थ है। तो ये तो शब्द कहलाएगा, लेकिन जब इस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। अगर ये वाक्य आपके सामने रखा गया तो इसमें जो खाता शब्द था यह आपका क्या बन गया, क्रियापद कहलाएगा। क्रिया शब्द जब अकेला शब्द हो तो क्रिया शब्द कहलाता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्रिया पद कहलाता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। जब इन क्रिया शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो ये क्रिया पद कहलाते हैं। आइए, क्रिया समझने से पहले कुछ और शब्द मैं आपके सामने रखती हूँ। हमें जानना है, कुछ होते हैं अविकारी। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन से होते हैं और विकारी शब्द कौन से होते हैं। 2 शब्द सुनने को मिलते हैं, एक अविकारी और एक विकारी। अगर अविकारी और विकारी की बात करते हैं तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन संभव होता है। पुनः सुनिएगा, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन संभव होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, अगर क्रिया शब्दों की हम बात करें तो क्रिया शब्द को हम देखें कि ये विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। जैसे मैंने लिया खाता, राम आया तो यहाँ क्या आ गया, खाता शब्द आ गया। लेकिन इस संज्ञा को यदि मैं परिवर्तित कर दूं, राम की जगह मैं सीता लिख देती तो यहाँ क्या आ जाती, खाती शब्द हो जाता। कहने का भाव कि जो क्रिया शब्द है ये लिंग के, ये संज्ञा के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। संज्ञा की जो लिंग होती है
क्रिया की भी वही लिंग बन जाती है। तो लिंग के आधार पर हम क्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं, और लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया हमारा कैसा शब्द बन जाता है, विकारी शब्द कहलाता है। बहुत बार सिंपल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया जाता है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है, और वो हमें देता है, विकल्प हमें दे दिया करता है क्रिया, कि क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। दूसरा विकल्प दे देता है हमें निपात, तीसरा विकल्प हमें दे देता है विस्मादि बोधक, और चौथा विकल्प हमें दे देता है संबंध बोधक। और इसमें से हमें विकारी शब्द छांटना होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो क्रिया शब्द है ये कैसा होता है, आपका विकारी शब्द हुआ करता है। इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें वचन के आधार पर भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो जो क्रिया है वो हमारा विकारी शब्द है। उसके बाद और थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, और हम जानते हैं हमारे सामने आता है क्या का क्वेश्चन और कौन का क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चनों को भी हम पहचानना सीखें कि वाक्य में अगर हम क्या का क्वेश्चन करते हैं, क्या का क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में क्या निकलता है, और कौन का क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में क्या निकलता है। समझते हैं, आइए इसी वाक्य से हम समझते हैं। राम आम खाता है। अगर राम आम खाता है तो इसमें मैं ये कहूँ क्या खाता है, क्या खाता है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, आम। क्या खाता है, आम खाता है। चाहे मैं इसको इस प्रकार से कह दूं कि राम क्या खाता है, तो क्या का आंसर क्या आया हमारा, आम। और आम यहाँ क्या है, आपका कर्म है। ध्यान दीजिएगा, क्या का आंसर हमेशा क्या होता है, कर्म होता है। लेकिन अगर मैं इस वाक्य से कौन का आंसर करूं कि आम कौन खाता है, आम कौन खाता है, तो कौन का आंसर क्या आएगा, राम आएगा। और राम यहाँ क्या है, आपका कर्ता शब्द है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वाक्य में अगर हम वाक्य से कौन का आंसर करें, वाक्य से अगर हम कौन का आंसर करें तो आंसर हमेशा कर्ता शब्द आएगा, और वाक्य से अगर हम क्या का क्वेश्चन करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, कर्म शब्द आएगा। अच्छे से समझ हुआ, आया, क्लियर हुआ कि अगर किसी भी वाक्य से हम क्या का क्वेश्चन करें तो क्या का क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, कर्म शब्द होता है। और यदि वाक्य से हम कौन का क्वेश्चन करें तो कौन का आंसर हमेशा क्या होता है, कर्ता शब्द पाया जाता है। अब इस वाक्य में राम कर्ता हो गया, आम कर्म हो गया, खाता है क्या कहलाया, आपका क्रिया शब्द कहलाया। इतना पहचान गए सभी कि किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा होता है, तो क्रिया शब्द जिससे किसी कार्य के करने का बोध हो। कर्म शब्द कौन सा होता है, वाक्य से क्या का क्वेश्चन करने पर आता हो। और कर्ता शब्द कौन सा होता है, वाक्य में कौन का क्वेश्चन करने से आता हो, वो कर्ता शब्द कहलाता है। तो ये जानकारी अगर हमें वाक्य से संबंधित है तो हम कभी भी क्रिया को गलत नहीं कर सकते हैं। आइए, क्रिया को गलत नहीं कर सकते हैं। आइए आगे हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्रिया की परिभाषा हमने देखी कि वाक्य में ऐसे शब्द, वाक्य में ऐसे पद जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है क्या कहलाते हैं, क्रिया पद कहलाते हैं। अगर शब्द दिया जाए कोई तो जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्रिया के प्रकार। दोस्तों क्रिया के अगर प्रकार की हम बात करते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हमेशा हमारा आंसर आएगा दो। क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो जो क्रिया का प्रकार होता है वो होता है आपका धातु, और दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक। एक धातु होती है जिसे हम क्या कहते हैं,
मूल क्रिया कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो यौगिक क्रिया कहलाती है। आइए पहले इनको भी हम आसानी से समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि ये धातु या मूल क्रिया, या फिर इसको तीसरा और नाम दे दिया जाता है और वो दे दिया जाता है रूढ़ क्रिया। रूढ़ क्रिया भी इनको कहा जाता है। देखिए ये धातु मूल क्रिया या रूढ़ क्रिया कौन सा रूप है क्रिया का? क्रिया का मूल, मूल का अर्थ क्या होता है? जड़, यानी जहां से शब्द उत्पन्न हुआ है। क्रिया शब्द जहां से उत्पन्न हुए हैं, जिस शब्द से उत्पन्न हुए हैं, उसी शब्द को क्या कहते हैं? मूल क्रिया या धातु कहा जाता है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, क्रिया शब्द था हमारा खाना, और मूल रूप क्या हो गया इसका? खा, जा, है ना, खा, जा, पी, ये सभी जो शब्द हैं ये मूल रूप कहलाते हैं। इन मूल रूपों में जब हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो यह हमारी क्रिया बन जाती है। और कैसी क्रिया बन जाती है? यौगिक क्रिया बन जाती है। तो ये जो मूल शब्द होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जैसे खा, जा, ना, पी, ये सभी जो शब्द हैं ये आपके धातु कहलाते हैं। और जब इस धातु में ना प्रत्यय लगाकर शब्द बना दिया जाता है तो वह शब्द आपका यौगिक क्रिया कहलाता है। समझ आया? अब जैसे खा था इसमें ना लगाया, खाना बना दिया। जा था इसमें ना लगाया, जाना बना दिया। पी था इसमें ना लगाया, पीना बना दिया। ये सभी क्या हो गई? आपकी यौगिक क्रियाएं हो गई। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक धातु रूप में और एक यौगिक रूप में। धातु रूप की बात करते हैं तो धातु में मूल धातु आ जाती है, क्रिया का मूल रूप आ जाता है, और उसमें ना प्रत्यय लगाकर हम क्या बना देते हैं? यौगिक की क्रिया बना देते हैं। इसके अलावा भी यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कर्म की प्रधानता के आधार पर, कर्म की प्रधानता के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो कर्म की प्रधानता के आधार पर भी दोस्तों क्रिया दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला प्रकार हमारा हो जाता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा प्रकार हमारा हो जाता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए दोस्तों दोनों की परिभाषा हम जानते हैं। अगर हिंदी में कहीं पर भी ए लगकर कोई ए किसी उपसर्ग के रूप में पाया जाता, उपसर्ग होता है शब्द से पहले जुड़ने वाला, तो अगर ए किसी भी शब्द में उपसर्ग के रूप में पाया जाता है तो इसका अर्थ हमेशा नकारात्मक हो जाता है, निषेध के रूप में प्रयोग किया जाता है। कर्म शब्द कर्म है, एक यहाँ अक यहाँ प्रत्यय लगाया गया है और कर्मक बना दिया गया है। देखिएगा ए का अर्थ होता है नकारात्मक, कर्म का अर्थ होता है कर्म। ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रभाव कर्म के ऊपर नहीं पाया जाता है अकर्मक क्रिया शब्द कहलाते हैं। पुनः देखिएगा ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रभाव कर्म पर नहीं पाया जाता है अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की बात करें तो हिंदी में जहां पर भी स उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता उसका अर्थ होता है सहित या साथ। ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रभाव कर्म के साथ पाया जाता है, यानी कर्म के ऊपर पाया जाता है, कर्म पर पाया जाता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। पुनः देखिएगा ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रभाव कर्म पर नहीं पाया जाता अकर्मक क्रिया कहलाती है, और ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रभाव कर्म पर पाया जाता है सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जो सकर्मक क्रिया होती है ये भी दो प्रकार की मानी गई है। एक होती है एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरी होती है आपकी द्विकर्मक।
ये जो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक एक कर्मक और एक द्विकर्मक। एक का अर्थ है एक और दो, द्वि का अर्थ होता है दो। जब क्रिया का प्रभाव एक कर्म पर पाया जाए तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाएगी, और जब क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर पाया जाता है, दो कर्म के ऊपर पड़ता है, तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण से आपको समझाती हूं। एक उदाहरण आपके पास आ जाता है, अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है। अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है। दोस्तों वही क्रिया अपनाइएगा, पढ़ाता है यहाँ क्या है, आपकी क्रिया है। कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, तो अध्यापक कौन का आंसर क्या हो गया, कर्ता। क्या पढ़ाता है, तो पुस्तक पढ़ाता है, और क्या का आंसर क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो पुस्तक है वो क्या है, एक कर्म है। तो अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है, इसमें अध्यापक हमारा कर्ता हो गया, पुस्तक हमारा कर्म हो गया। इस वाक्य में एक ही कर्म उपस्थित है, और जब वाक्य में एक ही कर्म उपस्थित है तो ये क्रिया है, ये कैसी है, आपकी एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन जब वाक्य में दो कर्म उपस्थित होते हैं तो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विकर्मक कहलाती है। जैसे वाक्य हमारे सामने दे दिया, अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई। देखिएगा इसको, अध्यापक कर्ता हो गया आपका, यहाँ पर को बच्चों के साथ को लगा है, और जिस भी शब्द के साथ को विभक्ति के रूप में लगता है वहां कर्म कारक पाया जाता है। तो बच्चों में भी क्या है, आपका कर्म है। क्या पढ़ाया, पुस्तक, तो पुस्तक भी क्या है, आपका कर्म है। यानी इस वाक्य में दो कर्म उपस्थित हैं, और जब दो कर्म उपस्थित हैं तो यह क्रिया जो पढ़ाई क्रिया है ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसका प्रभाव दो कर्म के ऊपर जा रहा है। इसमें जो पहला कर्म होता है वो हमेशा सक्रिय कर्म कहलाता है, और जो दूसरा कर्म उपस्थित होता है ये निष्क्रिय कर्म कहलाता है। और याद रखिएगा, अगर किसी भी वाक्य में हमें दो कर्म एडजस्ट करने हैं, व्यवस्थित करने हैं, तो सजीव कर्म हमेशा पहले आएगा और निर्जीव कर्म उसके बाद रखा जाएगा। क्योंकि निर्जीव जो कर्म होता है वो निष्क्रिय कर्म माना जाता है, और सजीव जो कर्म होता है वो सक्रिय कर्म माना जाता है। तो कर्ता के बाद सक्रिय कर्म आता है, उसके बाद हम निष्क्रिय कर्म को रखते हैं, और फिर क्रिया शब्द आ जाते हैं। तो समझ आया होगा कि जब वाक्य में दो कर्म उपस्थित होते हैं तो वह क्रिया आपकी क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। दोस्तों अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हम आगे की क्लास में डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से, आसान तरीके से। आज हम कुछ क्रिया के बारे में साधारण सी बातें जान लेते हैं। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापार के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। व्यवहार, व्यवहार या व्यापार, व्यवहार या व्यापार के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। व्यवहार या व्यापार के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा, कितने भेद हो जाया करते हैं, 3। व्यवहार या व्यापार के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला भेद आपका होता है कर्तृवाच्य क्रिया, कर्तृवाच्य क्रिया। दूसरा भेद हो जाता है हमारा कर्मवाच्य क्रिया, कर्मवाच्य क्रिया। और तीसरा भेद हो जाता है भाववाच्य क्रिया, भाववाच्य क्रिया। ये 3 प्रकार की क्रिया होती हैं, चाहे व्यवहार के आधार पर कहें चाहे व्यापार के आधार पर कहें। क्रिया का व्यापार और क्रिया का व्यवहार दोनों एक ही बात होती है। देखिए ये 3 प्रकार की क्रिया, तो जब क्रिया का व्यापार कर्ता के साथ होता है तो वह क्रिया आपकी कर्तृवाच्य क्रिया कहलाती है।
जब कर्म के साथ होता है तो कर्मवाच्य क्रिया कहलाती है, और जब भाव के साथ होता है तो भाववाच्य क्रिया कहलाती है। आगे की क्लास में हम उदाहरण के माध्यम से इसे आसान तरीके से समझेंगे और शायद हमेशा के लिए हम समझ जाएंगे, इसलिए क्लास देखना मत भूलिएगा। आइए, यहाँ तक सभी को समझ आया होगा कि क्रिया के कितने प्रकार किस आधार पर माने जाते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। बस सीधा सा आंसर एक ही शब्द के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक। केवल एक शब्द की पहचान आपको करनी है और वो पहचान हम आपको बताते हैं कल की क्लास में। इसके लिए इंतजार कीजिए कल की क्लास का और अवश्य देखिएगा, देखना मत भूलिए। धन्यवाद।